सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और पिछली वाली वीडियो में हमने 3.2 पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखा था। इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, 3.3 एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब स्पीड या वेलोसिटी की जो एवरेज क्वांटिटी है वो कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लास 9 में मोशन वाला चैप्टर था ना, तो वहाँ पर आपने एवरेज स्पीड पढ़ा होगा। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते थे? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए वाली पोजीशन पे है, मोशन करके वो बी पे पहुँच गया और ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर्स है। ए से बी जाने में कितना टाइम लगा? मान लेते हैं 2 घंटा उसको लगा। तो हमको मान लो स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये आपका 80 है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपकी वेलोसिटी, आप कह सकते हो स्पीड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर है, इसलिए जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी वो भी बराबर ही होगी। अब यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटी यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। When an object is in motion, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब क्या होता है? इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। यही तो हमने मोशन की डिफिनीशन समझी थी कि मोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होती रहती है टाइम के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है, बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विद द टाइम एंड इन वॉट डायरेक्शन? तो सवाल ये है कि पोजीशन कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। जब हमको ये पता करना होता है तो हम क्या करते हैं? टू डिस्क्राइब दिस, यानी इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी ये बात पता करने के लिए कि जो पोजीशन है वो कितनी जल्दी चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है, तो हम क्या करते हैं? वी डिफाइन द क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी। तो एक क्वांटिटी उसे हम डिफाइन करते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाउ फास्ट इज पोजिशन चेंजिंग, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके बीच में 10 मीटर की दूरी है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, O1 हम मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ए से बी जाता है और इसको जाने में 5 सेकेंड्स लगते हैं। वही दूसरा ऑब्जेक्ट है O2 हम मान लेते हैं, इसको ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड लगता है। तो देखो डिस्टेंस वही है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये 2 सेकेंड ले रहा है। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 2 अपनी पोजीशन को ज़्यादा तेज़ी से चेंज कर ले रहा है, यानी पोजीशन दोनों ने सेम चेंज की, 10 मीटर की डिस्टेंस दोनों ने ही कवर की। लेकिन O1 ने ज़्यादा टाइम लगाया, स्लो था, और O2 फास्ट था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को कितनी तेज़ चेंज कर रही है, इस चीज़ को हमको बताना होता है, इस चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना होता है। तो वहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी को यूज़ करते हैं। तो सिंपल, अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? 10 मीटर की डिस्टेंस की तो 10 डिवाइडेड बाई O1 की हम बात कर लें तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, यानी 2 मीटर पर सेकेंड O1 की वेलोसिटी है। O2 की बात कर लें तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। तो 10 मीटर इसने भी कवर किया, लेकिन इसने सिर्फ 2 सेकेंड का टाइम लिया, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये वैल्यू देख के आप आसानी से बता सकते हो कि यानी ये 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड किसकी पोजीशन ज़्यादा तेज़ चेंज हो रही है। आप कह दोगे O2 की पोजीशन ज़्यादा चेंज हो रही है क्योंकि O2 की वेलोसिटी ज़्यादा है। अब आप कहोगे हमने वेलोसिटी क्यों निकाली? हमको तो देखने से पता चल रहा था कि दोनों की जो डिस्टेंस कवर की वो सेम ही है। जो ज़्यादा टाइम लेगा वो स्लो होगा, जो जितना जल्दी इस डिस्टेंस कवर कर लेगा वो उतना फास्ट होगा। लेकिन आपने इतनी आसानी से देख के इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस कवर को कंसीडर किया था वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम, यानी दोनों ने ही 10 मीटर कवर किया। लेकिन अगर O1 की डिस्टेंस कुछ होती, O2 की डिस्टेंस कुछ होती, वो कुछ टाइम ले रहा होता, O2 कुछ टाइम ले रहा होता, तो उस केस में आप आसानी से ना बता पाते। वो तभी बता सकते थे जब आप वेलोसिटी निकालोगे, इसलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी होती है, जहाँ पर डिस्टेंस और टाइम की हम बात करते हैं, इतनी डिस्टेंस कवर की, इतना टाइम लगा, वही आपका एवरेज वेलोसिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एज अ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन में चेंज कितना हो रहा है, या हम कह सकते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा एक्स से डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी कितना टाइम लग रहा है उससे डिवाइड करेंगे, इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर, यानी वो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसको होने में कितना टाइम लगा है।
अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये कैसे क्या निकलेगा यहाँ पर। जैसे मान लो ये हमारी ए वाली पोजीशन है, ये बी वाली पोजीशन है और ये हमारी सी पोजीशन है। कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक है। ए को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, इसका मतलब ए पे जो पोजीशन होगी वो भी 0 होगी। मीटर्स में हम मान लेते हैं तो 0 मीटर ये होगी। टाइम की बात कर लें तो ए ही रेफरेंस पॉइंट है, यानी टाइम भी यहीं से स्टार्ट होगा, तो ए हमारा 0 होगा, 0 सेकेंड मान लेते हैं। अब बी की क्या पोजीशन है, इसको हम मान लेते हैं 5 मीटर, सी की पोजीशन को हम 11 मीटर्स मान लेते हैं। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया तो हमने टाइम को भी स्टार्ट कर दिया, यानी टाइम मेज़र करना शुरू कर दिया। जब बी पे पहुंचा तो देखा कितना टाइम हो गया था, तो पता चला 2 सेकेंड हो गए हैं। इस तरह से वो आगे बढ़ता गया, यानी बी से सी पर गया। तो जैसे ही सी पे पहुंचा फिर हमने देखा कितना टाइम हुआ है, तो पता चला 5 सेकेंड्स हो गए हैं। अब हमको अगर ये बताना है कि मान लो बी से सी वाला इस बीच में क्या वेलोसिटी रही है, यानी ऑब्जेक्ट बी से सी गया तो उस समय एवरेज वेलोसिटी क्या थी। वैसे तो वो ए से बी, बी से सी पूरा गया, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ बी से सी है कि बी से सी वाले में बता दो कि एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी। तो हमें ये तो पता चल जाए कि बी से सी कितनी डिस्टेंस है इसमें, तो इसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा, यानी बी और सी इसके बीच में कितनी दूरी है। तो कैसे निकालोगे, यानी बी से हमको बताना है तो बी पे जो पोजीशन है उसको हम x1 मान लेते हैं और सी पे जो पोजीशन है उसको x2 पोजीशन मान लेते हैं, यानी पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2। इसी तरह बी पे जो हमारा टाइम था स्टॉप वॉच में वो कितना था, इसको हम t1 मान लेते हैं। सी पे कितना टाइम था, इसको हम t2 मान लेते हैं। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स क्या होता है आपका x2 माइनस x1 होता है। x2 की वैल्यू क्या है 11 मीटर्स और x1 हमारा 5 है, यानी 11 माइनस 5 कर देंगे तो ये हमारा डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा 6 मीटर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से डेल्टा टी हम निकाल लेंगे। फाइनल टाइम यानी T2 वाला टाइम क्या है, तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 हमारा 5 है और T1 हमारा 2 है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो 3 सेकेंड्स आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, v इसके ऊपर बार लगाएंगे। बार क्यों लगाता है अभी हम देख लेते हैं इसको। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, या हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, जिसे डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम इंटरवल लगा, यानी कितना समय लगा उसको इस डिस्प्लेसमेंट को करने में। डेल्टा टी हम मान लेते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने 6 निकाली थी, डेल्टा टी हमारा 3 है, तो यहाँ से हमारा 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो सिंपल आपको ये देख लेना है कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी जहाँ से जहाँ तक का पूछा है। जैसे यहाँ पर बी से सी का पूछा हमसे, तो हमने बी पे क्या पोजीशन थी उसको x1 मान लिया, बी पे क्या टाइम था t1 मान लिया। फिर फाइनली वो कहाँ तक का पूछा है, सी तक का पूछा है, तो सी पे जो पोजीशन है उसको हमने x2 मान लिया और सी पे जो पहुँचा है तो उस समय टाइम क्या था उसको t2 मान लिया। इस तरह से हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की वैल्यू निकाल दी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। तो यहाँ देख सकते हो ये एवरेज वेलोसिटी है x2 माइनस x1, जिसे हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, t2 माइनस t1 जिसे हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वेयर x2 एंड x1 आर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द टाइम t2 एंड t1, यानी जब t1 टाइम था तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो x1 थी, यानी x1 वाली पोजीशन पे था। जब t2 वाला टाइम हुआ तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो x2 पे पहुंच गई थी। Here the bar over the symbol for velocity is a standard notation to use to indicate an average quantity। तो यहाँ देख सकते हो वेलोसिटी के ऊपर एक ऐसी लाइन खींची हुई है, ठीक है, इसे हम बार कहते हैं। तो बार क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसका इस्तेमाल हम एवरेज क्वांटिटी को डिनोट करने में करते हैं। यानी कोई भी क्वांटिटी, सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लो, एवरेज स्पीड की बात कर लो, या कोई और भी एवरेज जहाँ हम निकालते हैं, तो वहाँ पर जो सिंबल यूज़ करेंगे उसके ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे। जैसे आपने मीन पढ़ा होगा ना, तो मीन भी क्या होता है, आपको कई सारी वैल्यूज़ दे दी होती हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका मीन क्या होगा। तो मीन के केस में भी आप क्या करते हो, बार ही लगाते हो। एक्स बार इस तरह लगाया, मीन को इस तरह से डिनोट करते हो, तो बार लगा है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के एवरेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी के एवरेज की बात करेंगे तो वेलोसिटी का सिंबल v, उसके ऊपर बार लगा देंगे। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1, इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन जो आपकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, उसका भी यूज़ करते हैं, लेकिन किलोमीटर पर आवर SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस है, कई किलोमीटर्स में, जैसे मान लो ट्रेन चलती है आपकी, तो वहाँ पर मीटर पर सेकंड में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर में वहाँ निकाल लेते हैं।
या अपनी गाड़ी से भी जाते हो तो वहाँ भी आप क्या देखते हो, किलोमीटर पर आवर में ही देखते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट का देखा था, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट का भी एक डायरेक्शन होता है, एवरेज वेलोसिटी का भी इसी तरह से एक डायरेक्शन होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होता है तो वहाँ पर जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट होता है वेक्टर का, यानी किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको शो करने के लिए हम प्लस और माइनस का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमको वेक्टर नोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी जैसे डिस्प्लेसमेंट में ज़रूरत नहीं पड़ी उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी में भी हमें वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वेक्टर नोटेशन क्या है वो वेक्टर वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अब मैं पूछूँ ये बताओ किधर मूव कर सकता है, तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है। ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। और ये तो हमारे सारे एक प्लेन में हो गए। ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ निकल सकता है, ये प्लेन के अंदर जा सकता है, स्क्रीन के बाहर, स्क्रीन के अंदर जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे डायरेक्शन इसके पास हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की, यानी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो वो फॉरवर्ड जा सकता है या बैकवर्ड जा सकता है, अपवर्ड जा सकता है या डाउनवर्ड जा सकता है, ठीक है। दो ही डायरेक्शन होते हैं। तो एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे को निगेटिव मान लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव मान लिया, इसको निगेटिव मान लिया, ठीक है। तो प्लस माइनस से हमारा काम हो जा रहा है, तो बीच में वेक्टर को क्यों लाना। अब आप फिगर 3.4 देखो, ये डायग्राम मैंने आपको बना कर दिखाया था कि इस तरह से अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब कैसे पता चला इंक्रीज हो रही है, तो देखो हम दो टाइम इंटरवल देख लेते हैं। जैसे एक हम देख लेते हैं, यहाँ पर 0 से मान लो कोई स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट और ये P1 पे पहुँचा, तो P1 पे टाइम कैसे निकालेंगे, पोजीशन कैसे निकालेंगे, ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया था। यहाँ पर ऐसे समझ लो, इसे P1 का निकालना है ना टाइम, तो टाइम वाली एक्सिस जो कि नीचे दी हुई है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। पोजीशन चाहिए तो पोजीशन वाली एक्सिस, यानी जो हमारी वाई वाली एक्सिस है वहाँ पर पोजीशन हमने प्लॉट किया है, तो वहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, 90 डिग्री ड्रॉ कर दोगे तो आपको पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ O से स्टार्ट किया, बिल्कुल 0 से, टाइम भी 0 था, पोजीशन भी 0 था, और वो P1 पे पहुँच गया, तो उसमें कितना टाइम लगा, ये 0 से लेके 5 सेकंड लगा। कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, 0 से लेके 10 तक। तो सिंपल अगर हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, यानी O से P1 की हम बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, 0 से 10 पहुंचा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 10 - 0 डिवाइडेड बाई टाइम की बात कर लें तो 0 से स्टार्ट किया था, 5 सेकंड तक पहुंचा, तो 5 इसका फाइनल हो गया, 5 - 0 हो गया, यानी वेलोसिटी बेसिकली क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये O से P1 की एवरेज वेलोसिटी हमारी हो गई। अब अगर हमको P1 से P2 का कैलकुलेट करना है, यानी जब ये P1 से P2 गया तो इस समय एवरेज वेलोसिटी कितनी निकलेगी हमारी, तो P1 पे कितना हमारा टाइम है ये मिल जाएगा हमें, और P1 पे क्या पोजीशन है ये हमें ऐसे मिल जाएगी। P2 जो फाइनल पोजीशन है उस पर क्या टाइम है हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमारा 7 सेकंड मिल जाएगा। P2 पे पोजीशन क्या है यहाँ देख सकते हो, ये 27.4 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये 5 वाला हमारा t1 हो गया और 7 हमारा t2 हो गया। तो x2 माइनस x1 यानी 27.4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, t2 माइनस t1, t2 हमारा 7 है, t1 हमारा 5 है। इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 8.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आई कि जब हमने O से P1 देखा तो वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड थी, P1 से P2 देखा तो इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी 8.7 आ गई। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से 8.7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ है हमारा वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। ऐसे भी एक नज़र देख के आप समझ सकते हो कि देखो 0 से 10 मीटर पहुंचने में उसको कितना टाइम लग गया, 5 सेकंड लग गया, इतना टाइम लग गया। वहीं 10 सेकंड से 27.4 पहुंचने में, यानी लगभग 17.4 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, सिर्फ 2 सेकंड, 5 सेकंड से 7 सेकंड, कम टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली।
तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी आगे चलते हुए बढ़ गई। इसी तरीके से आपका डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है, उसमें सिंपल क्या होता है, कर्व आपका उलट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, द एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ लाइन P1 एंड P2। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। कह रहा P1 से लेके P2 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस P1 P2 की जो लाइन है इसका क्या स्लोप है। अब देखो P1 और P2 में जो कर्व है बहुत हल्का सा है, तो इसको अगर हम मान लें स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको डैश से शो कर रहा है, तो अगर स्ट्रेट लाइन हम इसको मान लें तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। ये हमारा P1 है और ये P2 है। अब आपका स्लोप क्या होता है, जिसे हम जनरली m से डिनोट करते हैं, ये आपका tan थीटा की वैल्यू होती है। थीटा क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, जैसे हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो P1 है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और P2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ मिल रहा है उसको मिला लेते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये थीटा हमारा है और tan थीटा ये हमारे स्लोप की वैल्यू होगी। तो tan थीटा बेसिकली क्या है, इसको अगर हम m मान लें तो आप जानते हो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, यानी P2m डिवाइडेड बाई P1m। तो ये P2 और m इसके बीच की क्या दूरी है, आप यहाँ देख सकते हो, ये P2 और हमने यहाँ पर m बनाया है। ये डिस्टेंस यहाँ देखोगे तो ये यही वाली आपको मिलेगी, और इसको भी हमने निकाला था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, 27.4, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17.4 डिवाइडेड बाई P1m की बात कर लें तो देखो ये P1 से लेके m, ये दूरी कौन सी है, ये वही है 5 से लेके 7 वाली। तो कैसे निकालेंगे, 7 में से 5 माइनस कर दोगे तो ये दूरी आपकी आ जाएगी, जो कि कितना है, 2 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही 8.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो जो हमारा tan थीटा था यानी स्लोप था, वो किसकी वैल्यू होगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई, जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, P1, यानी P1 से P2 के बीच में अगर हमको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है तो हम क्या करेंगे, P1 P2 के बीच में जो स्लोप बनेगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। कंसीडर द मोशन ऑफ कार इन फिगर 3.3। तो फिगर 3.3 हमने डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर हमको ये वाला जो मोशन है उसको कंसीडर करना है, लेकिन ये पूरा जो ग्राफ है उसको हमको नहीं देखना, बस 0 से लेके 8 सेकंड तक के बीच का जो ग्राफ है, यानी यहाँ तक का जो ग्राफ है, इसको हमने कट करके इस तरह से निकाल लिया और इसी को जूम करके ये जो हमने 3.4 वाला ग्राफ देखा था ये वही वाला है। 3.3 वाले ग्राफ का एक छोटा सा हिस्सा 8 सेकंड तक का वो हमने निकाला है और उसको जूम करके यहाँ बनाया है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि द पोर्शन ऑफ xt ग्राफ, यानी पोजिशन टाइम ग्राफ जो है 3.3 वाला का, यहाँ पर t=0 सेकंड से लेके t=8 सेकंड तक का, इसको हमने निकाल लिया है और जूम करके ये 3.4 वाली फिगर जो है वो वही है, 3.3 का ही पार्ट है। तो ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें कार की 5 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक, तो कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 कर दोगे डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और ये इस तरह से डिवाइड करके 8.7 मीटर पर सेकंड ये हमने निकाल लिया था। ज्योमेट्रिकली दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन P1 P2। तो अगर ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ देख के भी हमको ये पता चल जाएगा कि P1 और P2 इसको अगर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है। अब कर्व भले ही आपका ऐसे घूम के बनना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ये हमारा P1 है और ये P2 है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो इसके बीच स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका स्लोप कितना है, यानी वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अगर थीटा आपको पता चल गया तो tan थीटा इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, तो tan थीटा में थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। वहाँ आपको x2 और x1 और t1 t2 ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एंगल पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी किस तरह से हम स्लोप के ज़रिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्लोप है वही एवरेज वेलोसिटी है। अब जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट का साइन कैसा है। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव है तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव है तो ये माइनस इधर भी तो आएगा। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। अब फिगर 3.5 आप देखो, ये नीचे जो बनी हुई है, तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ आपको शो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है।
पॉजिटिव वेलोसिटी से, यानी ए वाला डायग्राम देखोगे तो पॉजिटिव वेलोसिटी यहाँ देख रहे हो पोजीशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 0 से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए हमारा ग्राफ इस तरह से बनना है। इस ग्राफ को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। मूविंग विद निगेटिव वेलोसिटी, यानी निगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा आप देख सकते हो फिगर 3.5। ये जो बी वाला ग्राफ है इस तरह से आपका बनेगा, नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे बना इसको थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि निगेटिव कैसे बन गया। निगेटिव तभी बनेगा जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव कैसे आएगी, ये मान लेते हैं हमारा ओ पॉइंट है और यही हमारा रेफरेंस है, यानी यहीं पर से हम जो पोजीशन है और जो टाइम है उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू भी 0 होगी और टाइम की जो वैल्यू है वो भी 0 होगी। ये हमारी ए वाली पोजीशन है और इसको हम बी वाली पोजीशन मान लेते हैं। ए की जो पोजीशन है उसको हम मान लेते हैं 20 मीटर और टाइम मान लेते हैं 10 सेकेंड्स। बी की पोजीशन को हम 50 मीटर मान लेते हैं और टाइम हमारा है 25 सेकेंड्स। इस तरह से हमने मान लिया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आप क्या दोगे x2 माइनस x1 कर देंगे डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो हमारा x1 पोजीशन होगी, यानी ये जो 50 मीटर ये हमारा x1 होगा, और फाइनली वो ए पे पहुंच रहा है ये हमारा x2 होगा। इसी तरीके से 25 सेकेंड ये हमारा t1 होगा क्योंकि वो b से a जा रहा है ना, और t2 की बात कर ले तो ये t2 सेकेंड होगा। यहाँ से हम डेल्टा x निकालें तो आपका क्या होगा, x2 माइनस x1 कर दो यानी 20 माइनस 50 कर दो तो कितना आ जाएगा, -30 मीटर आ जाएगा। ये डेल्टा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब डेल्टा t आप निकालोगे, इस तरह से आपने बना दिया, बड़े अच्छे से आप करते जा रहे हो कि ऐसे ऐसे हम कर देंगे, तो t2 की वैल्यू आपने 10 रख दी और t1 की वैल्यू 25 रख दी, और जैसे ये करोगे तो क्या आ जाएगा, -15 सेकेंड। अब ये बताओ टाइम निगेटिव कैसे हो सकता है, चेंज इन टाइम निगेटिव कैसे हो सकता है, टाइम तो हमेशा आगे ही बढ़ेगा ना, टाइम पीछे तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि ध्यान से आपको समझना है कि पोजीशन हमारी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, कोई आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, लेकिन टाइम हमेशा एक डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है। टाइम पीछे नहीं चलता कि अभी 10 सेकंड था और पीछे चली गई घड़ी, टाइम आगे बढ़ता रहेगा। आप भले ही आगे पीछे हो सकते हो, आपकी पोजीशन या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आगे बढ़ सकता है, पीछे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम हमेशा आगे ही बढ़ेगा। तो हमने तो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही किया था जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। गलती कहाँ हुई, गलती देखो यहाँ पर हुई। अब इसको ध्यान से समझो, ये x1 x2 वो पोजीशन वाला तो हमारा सही था। इस तरह से समझो कि ऑब्जेक्ट हमारा O से A गया, O से जब चला हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, A पे पहुंचा तो हमने देखा 10 सेकेंड हो गया है। उसके बाद वो B पर गया तो हमने स्टॉप वॉच देखी कितना टाइम हो गया, तो पता चला 25 सेकेंड पूरा हो गया है। लेकिन जब B से A की तरफ आएगा तो टाइम तो आगे की तरफ बढ़ेगा ना, टाइम पीछे तो जाएगा नहीं कि अभी 25 सेकेंड था, स्टॉप वॉच आपके पीछे हो गए 10 सेकेंड हो गई। तो जब ये A पे दोबारा पहुंचेगा तो देखो जब A से B गया था तो इसको कितना टाइम लगा था, 15 सेकेंड लगा था, 10 सेकेंड पे तो पहले ही था, 15 सेकेंड और लगा, 25 सेकेंड हो गया। तो जब B से A वापस आएगा तो फिर से इसको 15 सेकेंड्स लगेंगे, यानी जब ये B से A पहुंच रहा है तो टाइम अब A पे 10 सेकेंड ना होके 40 सेकेंड हो जाएगा। तो जो हमारा 25 सेकेंड था इसको हम T1 मान ले तो ये ठीक है, लेकिन T2 हमारा 10 सेकेंड ना होके 40 सेकेंड होगा, तो T2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो डेल्टा T अब निकालो क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी 40 में से 25 आप माइनस कर दोगे तो आपका 15 सेकेंड आ जाएगा। ये एक चीज़ थी जहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इस तरह से आपको दे दिया तो आपने इस तरह से T1 T2 मान लिया, ये नहीं देखा टाइम तो आगे ही बढ़ेगा, आप चाहे पीछे ही क्यों ना जा रहे हो। आप गाड़ी लेके मतलब बाइक से या साइकिल से स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस आते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 हो गया, घर से चले घर वापस आ गए, लेकिन टाइम आपका तो आगे बढ़ेगा ना। जब स्कूल से घर गए तो जो टाइम लगा, घर से वापस आए तो वो टाइम ऐड होता जाता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता तो रहती है लेकिन गलती हो जाती है, इस तरह से हम वैल्यू रख देते हैं। तो x2 माइनस x1 यही हमारा डेल्टा x था और T2 माइनस T1 ये हमारा डेल्टा T था। तो डेल्टा x हमने क्या निकाला था, x2 माइनस x1, x2 हमारा 20 है और x1 हमारा 50 है, तो हमारा -30 आया था, तो हमने ये -30 रख दिया। डेल्टा T की वैल्यू हमने 15 सेकेंड निकाल ली, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, -2 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो एवरेज वेलोसिटी हमारी निगेटिव आ गई, और अगर डेल्टा T वो गलती करके रखते तो क्या होता है, डेल्टा T निगेटिव आ जाता और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो इस हिसाब से निगेटिव वेलोसिटी कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाती। तो ऑब्जेक्ट जब B से A गया तो B वाली पोजीशन हम यहाँ मान लेते हैं, B वाली पोजीशन है, ये 50 मीटर था। उसके बाद ये यहाँ पहुँचा, इस पोजीशन को हम
20 मीटर मान लेते हैं, ये हमारी ए वाली पोजीशन है। तो 50 मीटर से वो 20 मीटर की तरफ चला, रेफरेंस पॉइंट हमने ओ को माना है, तो पोजीशन इसकी कम हुई है, इसीलिए देखो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बन रहा है। और ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो देख सकते हो 3.5 का सी वाला जो है ये तो हमने बहुत अच्छे से बना के देख लिया था पिछली वीडियोस में। तो ये है आपका डायग्राम, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है जिसको हमने ऊपर डिफाइन किया, इन्वॉल्व्स ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, यानी ऑब्जेक्ट किस रास्ते से गया उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता दो, पहले कहाँ था अब कहाँ पहुँचा, उसके बीच की दूरी जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, बस उसी से हमारा लेना देना होता है। वी हैव सीन अर्लियर, तो हम पहले देख चुके हैं जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो अलग हो सकता है फ्रॉम एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी जिस पाथ से वो जा रहा है, जिस रास्ते से वो जा रहा है, तो उस पूरे रास्ते में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, कितनी लेंथ उसने कवर की, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब बराबर होगा? जब स्ट्रेट लाइन में होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा तो आपका जो पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी दूसरी कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो पाथ लेंथ है उससे कम भी आ सकती है और जीरो भी हो सकती है। हो सकता है पाथ लेंथ की वैल्यू आपको मिले लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो आए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में डिटेल में देख ली थी। अब अगर हमको डिस्क्राइब करना है रेट ऑफ मोशन ओवर द एक्चुअल पाथ, यानी जिस रास्ते से गया वो पूरी लेंथ हमको कैलकुलेट करके और कितना टाइम लगा, और फिर अगर हमको कोई वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए से बी गया, फिर बी से ए आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन आप जानते हो ए से बी गया, बी से ए गया, तो डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल की ही ना, तो डिस्टेंस की वैल्यू यानी जो पाथ लेंथ है वो जीरो नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एक और क्वांटिटी से एवरेज स्पीड कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एवरेज स्पीड पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है। एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। तो बस इसमें कोई फर्क नहीं, बस एक ही डिफरेंस है कि एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं, एवरेज स्पीड में पाथ लेंथ की बात करेंगे कि टोटल उसने जो पूरी पाथ को कवर किया उसकी क्या लेंथ है और कितना टाइम लगा, उससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका। तो देख सकते हो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ये आपने क्लास 9 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब पाथ लेंथ क्या है? ये मीटर्स में हम कैलकुलेट करते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट आपकी मीटर होती है और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो सीधी सी बात है, एवरेज स्पीड भी जो आप निकालोगे उसकी यूनिट भी सेम होगी एवरेज वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी होगी। लेकिन ये जो एवरेज स्पीड है आपको डायरेक्शन नहीं बताता, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव है। ए से बी गया, बी से ए गया, क्या मतलब है? ए और बी के बीच की जो दूरी है उसी से हमारा मतलब होगा। तो जैसे कि हमने देखा था पाथ लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, इसीलिए एवरेज स्पीड भी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू एवरेज वेलोसिटी विच कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द टोटल पाथ लेंथ। तो ये मैंने बता दिया आपको कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और पाथ लेंथ वो बराबर होते हैं। तो सिर्फ उसी केस में जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का वो इक्वल होगा एवरेज स्पीड के। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ये हमेशा नहीं होता। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, चलिए एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। 3.1 इसमें क्या कह रहा है? कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, मान लेते हैं ओ से पी जा रही है। फिगर 3.1 देख सकते हो, स्टार्टिंग में आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए हम ड्रॉ कर लेंगे। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार गोइंग? ए वाले में आपको बताना है अगर वो जब ओ से पी जा रही है तब, और बी वाले में आपको बताना है जब ओ से पी और फिर पी से क्यू आ जा रही है तब क्या होगी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, दोनों बताना है। तो ये जो एग्जांपल है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। एवरेज वेलोसिटी आप क्या करते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ए वाले की बात कर रहा है, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है? ओ से पी गया। तो देख लो, आप बुक में पेज ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा तो वो इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, आप बुक में देख सकते हो। ओ से पी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 360 मीटर्स की पॉजिटिव में, और टाइम हमको दिया हुआ है कि ओ से पी जाने में कितना लग रहा है टाइम? 18 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 360 हो गया, 18 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्लस की वैल्यू यानी पॉजिटिव की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि देखो ओ से पी गया तो ओ से पी ये एक डायरेक्शन में है, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हुआ, और स्ट्रेट लाइन में भी गया, यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा और पाथ लेंथ होगा उसकी वैल्यू बराबर होगी।
तो अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो जो पाथ लेंथ है वो आपका 360 मीटर आएगा और टाइम इंटरवल हमारा बता ही दिया कि 18 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड हमारी वैल्यू आ रही है। तो जब O से P गया तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसके बराबर है। एवरेज वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की बात करेगा, स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। यहाँ देख सकते हो आपको डिफरेंस शो करके भी दिखाया है कि जब वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं तो प्लस यहाँ लगाया है, यानी ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव किया है, लेकिन स्पीड निकाल रहे तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया, सिर्फ 20 लिख दिया। तो ये सिर्फ डिफरेंस आपका रहेगा। तो जब आप आंसर देना इस बात का ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी में प्लस माइनस आपको लगा कर दिखाना है, नहीं तो आप ये सोचने लगोगे प्लस को तो हम लिखते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना तो प्लस लगाना पड़ेगा। वैसे पॉजिटिव नंबर लिखते हो तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, निगेटिव होता है तभी माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है तो डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करा तो वहाँ पर भी प्लस लगाया, ऐसा नहीं कि सिंपल 360 लिख दिया। अब बी वाले केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कहा था कि O से P गया और P से Q आ गया, तो इस तरह से आपका था O पे आपका 0 है और Q पे 240 है और P पे 360 है। तो O से P गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 360 हो गया, लेकिन P से Q हो गया तो क्या होगा, 240 माइनस 360 आप कर दोगे तो माइनस 120 आ जाएगा, यानी माइनस 120 आप कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, प्लस में 240। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्लस में 240। टाइम इंटरवल कितना लगा, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि O से P गया उसमें कितना टाइम लगा उसको 18 सेकेंड, तो जब P से Q वापस आया तो कितना टाइम लगा, ये भी आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब P से Q रिटर्न कर रहा है तो उसको 6 सेकेंड लगेगा, तो हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 6 सेकेंड को ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड आएगा और पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, यानी पोजीशन आगे की तरफ चेंज हो रही है। एवरेज स्पीड की बात कर लें तो यहाँ पाथ लेंथ की बात करते हैं हम, यानी जो पूरी पाथ है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। O से P गया और फिर P से Q गया, O से P आपका 360 है, P से Q आपका 120, इसको ऐड कर लोगे तो आपका 480 आ जाएगा। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर करके बताया है, 360 प्लस 120, और टोटल टाइम आपका कितना लग रहा है, O से P जाने में 18 सेकेंड और P से Q आने में 6 सेकेंड, इसको ऐड कर दोगे 24 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो जो वेलोसिटी जो स्पीड आ रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो यहाँ दोनों में डिफरेंस आ गया। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो 10 था, एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है वो बराबर नहीं है जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का, उसके डायरेक्शन तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता। अब ऐसा हुआ क्यों, This happens because the motion here involves change in direction so that the path length is greater than the magnitude of displacement. इसलिए हुआ क्योंकि हमारे मोशन के टाइम डायरेक्शन चेंज हो गया, और मैं बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो तभी डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ बराबर होते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फिर आपका जो पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए पाथ लेंथ की जो वैल्यू है वो बढ़ गई जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मैग्नीट्यूड के। तो इससे हमको क्या पता चला, जो स्पीड है इन जनरल ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो स्पीड की जो वैल्यू होगी वो आमतौर से जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही होती है। अगर जो हमने एग्जाम्पल लिया था 3.1 वाला, वहाँ पर ऑब्जेक्ट O से P जाता और उसके बाद फिर वो वापस O आ जाता, यानी O से P गया P से O आ गया उसी टाइम इंटरवल में, यानी जितना टाइम O से P में लगा उतना ही टाइम P से O आने में लगा। तो O से P जाने में कितना लगा था, 18 सेकेंड लगा था, P से O आने में कह रहा सेम लगा हो तो 18 सेकेंड, तो टोटल आपका 36 सेकेंड हो जाएगा। तो फिर एवरेज स्पीड आपको क्या मिलेगी, 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। इसे आप सॉल्व करके देख सकते हो। कैसे निकालोगे, O से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो 360 है, P से O 360 है, इसको ऐड कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, टोटल 36 सेकेंड लग रहा है, तो आपका यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। ये आपकी स्पीड आ गई। लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो O से P गया, P से O आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाई 36 करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो 0 आपको मिलेगी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा,
उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।